Hello everyone, today I will try to analyze how I cleared back-to-back UPSC prelims with high marks। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देखो, मैं ये बताऊंगा कि 25 मार्क्स मेरा कट ऑफ से ज़्यादा कैसे आया, और लगभग हर बार आया है, ठीक है ना। These are my credentials. It will be a master strategy to never fail in any prelims। ये सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं है, अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो ये किसी भी प्रीलिम्स, कोई भी प्रीलिम्स दोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा मार्कशीट है। 2021 में मेरा सीसेट से रह गया था, लेकिन कट ऑफ से 7 नंबर ज़्यादा था। 2020 का भी मेरे पास मार्कशीट है नहीं अभी, लेकिन उसमें भी मैं सीसेट में फेल कर गया था, जीएस पास था। 2022 में +25 मार्क्स मेरा ज़्यादा था, कट ऑफ 88 था। देख रहे हो मेरा मार्क्स कितना था, 113। 2024 में भी अगर देखोगे तो +10 मार्क्स मेरा ज़्यादा था। यहाँ पे सीसेट में देखो, 2 बार मैं सीसेट फेल किया हूँ, लेकिन यहाँ पे सीसेट में देखो कितना, 101। मीन्स सीसेट में मैंने कितना इंप्रूवमेंट किया। तो अगर सीसेट रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए होगा तो बताना, मैं वो भी डाल दूंगा, ठीक है ना। यूपी इसके बीच में ही ये सब जब एग्ज़ाम दे रहा था मैं, तो उसी में मैं बीपीएससी प्रीलिम्स भी 69th क्लियर किया, 70th भी क्लियर किया और 71st भी किया। हाई मार्जिन, सब हाई मार्जिन से किया। फिर यूपीपीएससी 2024 भी क्लियर किया विद हाई मार्जिन, 118 मार्क्स, ठीक है ना। और 2025 में मेरे पास सिर्फ 20 डेज थे, बीपीएससी 60, बीपीएससी 70th और यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स में आई हैड ओनली 20 डेज। वो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा है, ठीक है ना। उसमें से मैं ना केवल सीएससी का प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर किया, बल्कि आईएफएस का भी क्लियर किया, ठीक है ना। और मानो कि अगर कट ऑफ 90 है तो मेरा 117 आ रहा है। स्टिल आई एम गेटिंग मोर देन 25 मार्क्स फ्रॉम द कट ऑफ, समझ में आया, जनरल कट ऑफ से ऊपर। अब तो क्या कैसे किया मैंने ये सब मैंने कैसे किया, ठीक है ना। तो ये मैंने सिंपल स्ट्रेटजी बनाया था कि कैसे इसको करना है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बहुत पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन उनका नहीं हो पाता है, ठीक है। रीज़न क्या है उनका नहीं हो पाता है? उसका रीज़न यही है कि वो सिंपल स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करते हैं, स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स कर देते हैं, और वही कम्प्लेक्स करने के चक्कर में उनका नहीं हो पाता है। और आपको क्या करना है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे ढंग से फॉलो करना है, पूरा आंख बंद करके विश्वास करो मेरे ऊपर, क्योंकि मैं हर बार बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी से इसको क्लियर किया हूँ। तो सबसे पहला प्रायोरिटाइज करो स्टैटिक्स को 80-20 रेशियो में डिवाइड कर दो। 80-20 रेशियो का मतलब स्टैटिक को आपको 80% देना है और 20% आपको करंट को देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें 8 आवर्स शुड बी डेडिकेटेड टू स्टैटिक्स ओनली, एंड ओनली 2 आवर्स शुड गो टू करंट अफेयर। मैं अभी तो करंट अफेयर पढ़ने के लिए भी नहीं बोलूँगा, मैं सब कुछ बताऊँगा, पूरा प्लान है इसके अंदर कि कैसे इसको करना है, ठीक है ना। पूरा प्लानिंग किया है मैंने इसमें, ठीक है ना। तो ये रेशियो आपको फॉलो करना है। दूसरा, प्लान टू फिनिश सिलेबस बाय 31 मार्च 2026 एनी हाउ। कैसे भी करना है, लेकिन ये होगा कैसे, समझ में आ रहा है। तो इसको करने के लिए प्रायोरिटाइज हाई यील्डिंग सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको हाई यील्डिंग सब्जेक्ट पे प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आ रहा है। तो आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा मैंने कैसे किया था। सबसे पहले मैंने किया था पॉलिटी को, उसके बाद इकोनॉमिक्स को, उसके बाद जियोग्राफी को, उसके बाद इन्वायरमेंट। ये चारों मैं इकट्ठा ही करता था एक साथ, मतलब पहले पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद इन्वायरमेंट। और इसका भी सोर्स मैं एकदम पूरा सिंपल रखता था, इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स करता ही नहीं था। लक्ष्मीकांत इसका है पॉलिटी के लिए। विवेक सिंह का आपका PDF मिल जाएगा, चाहे बुक में मिलता है विवेक सिंह सर का, वो ले सकते हो। कोई मृणाल सर को भी फॉलो करता है, कर सकते हो, लेकिन मैंने विवेक सिंह सर को फॉलो किया था। दूसरा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का NCERT का 12th का NCERT कर लेना, काफ़ी है, ये दोनों बस काफ़ी है, समझ में आ रहा है। और ज्योग्राफी के लिए 11th क्लास का NCERT कर लेना प्लस JC लेंगे, मोर देन सफिशिएंट है ज्योग्राफी के लिए। इन्वायरमेंट के लिए हर साल आप देखोगे कि ज्योग्राफी का लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन डायरेक्ट ज्योग्राफी से ये लोग देते हैं, ठीक है ना, NCERT से। इन्वायरमेंट में शंकर IAS, मैंने सिर्फ यही फॉलो किया था, लोग और भी बुक फॉलो करते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ शंकर IAS को फॉलो किया था। अप्रॉक्स ये सब चारों को सिर्फ लगा दोगे ना, तो अप्रॉक्स आपका 60 क्वेश्चन के आसपास बन जाएगा, समझ रहे हो। मीन्स 60% ऑफ द सिलेबस इज कन्फाइंड टू दीज ओनली 4 सब्जेक्ट। तो अगर ये चारों को आप अगर ढंग से आपने कर लिया, ये चारों को, समझ में आ रहा है। और कितने सालों का इसमें प्रीवियस ईयर करना है,
कोई आपको बोलेगा 40 ईयर्स, कोई 30 ईयर्स, नहीं करना है ये सब, इतना ज़्यादा करने का इसमें ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट ओनली स्टैटिक्स बट इट इज़ ऑल्सो को रिलेटेड विथ करंट। समझ में आ रहा है? तो करंट के साथ ये आपका क्वेश्चन बनता है, तो उसमें पीछे बहुत जाने का ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए सिर्फ 15 ईयर का 15 ईयर्स का आपको करंट कर लेना है। समझ में आ रहा है? 15 ईयर करंट प्लस ऊपर जो स्टैटिक्स जो है वो कर लेना है। ये सब आपको कब तक ख़त्म कर देना है? सब कुछ 28 फेब तक ये सब ख़त्म कर देना है, पूरा का पूरा। ये जो चारों मैंने बताया ना, विद 15 ईयर्स ऑफ PYQ, ये आपको ख़त्म कर देना है 28 फेब तक। आपको 1 मार्च तक ये लाना ही नहीं है। 28 को ख़त्म तो ख़त्म। अब आ जाओ 1 मार्च। 1 मार्च से आपको क्या करना है? मॉडर्न इंडिया। सबसे पहले मॉडर्न इंडिया करना है 1 मार्च से शुरू। और 1 मार्च से एक चीज़ और याद रखना, हम लोग को शुरू कर देना है 2 आवर्स। आपका PT 365 का आ जाएगा उस समय तक, तो 2 आवर्स डेली PT 365 को देना है और 1 आवर CSET को देना है। समझ में आ रहा है? CSET को 1 आवर एंड PT 365 को देना है। CSET इज ऑप्शनल फॉर देम हु आर वेरी गुड एट CSET। समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग को मैंने देखा है, बहुत CSET उनकी स्ट्रांग होती है, तो वो स्किप कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, इसको 1 आवर को। लेकिन मैं बोलूँगा दे दो भाई, मेरा 2 बार कट चुका है, ठीक है ना? तो इतना लाइटली, मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, मेरा भी ख़राब मैथ्स नहीं है, लेकिन फिर भी देखो 2 बार मेरा CSET नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा कैरियर आपका ऐसी तैसी कर सकता है। तो 1 आवर आप डेली CSET दे दोगे, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। PT 365 आपको डेली 2 आवर्स देना है। कब से? आपको 1 मार्च से। समझ में आ रहा है? आपको 1 मार्च से आपको देना है डेली। और इसमें भी प्रायोरिटी किसको रखना है? इकोनॉमिक्स को, साइंस एंड टेक को, एनवायरनमेंट को, PT 365 में। जब ये करते रहोगे ना, तो मात्र वन मंथ में PT 365 आपका मेन पोर्शन आपका ख़त्म हो जाएगा। मीन्स पूरे मार्च में, मार्च के एंड तक आपका सब खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा। समझ में आ रहा है? अब आ जाओ आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या करना है? ये 10 दिन में आपको ख़त्म कर देना है मॉडर्न का। 10 दिन में ख़त्म कर देना है। कब से? 1 मार्च से लेके 10 मार्च तक ये आपको मॉडर्न ख़त्म कर देना है। अनसोल्व 30 ईयर्स ऑफ PYQ। अब देखो मैं 30 ईयर्स बोलूँगा, जितना भी साइंस ये हिस्ट्री का आएगा, जैसे मॉडर्न है हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, और आगे ये एंशिएंट एंड मिडिवल हो गया, ये सब को 30 ईयर्स का PYQ करना है। समझ में आ रहा है? तो फिनिश आर्ट एंड कल्चर। इसके बाद ये जैसे 10 हो गया, 10 तक ख़त्म हो गया। उसके बाद 5 दिन में, सिर्फ 5 दिन, देखो आर्ट एंड कल्चर में और एंशिएंट एंड मिडिवल में, ये चारों में मेरा ऐसी तैसी हो जाती थी, ठीक है ना? तो इसलिए इसको मैं सबसे लास्ट में रखता था। इसलिए भी लास्ट में रखता था कि एग्ज़ाम नज़दीक रहेगा तो याद ज़्यादा रहेगा उस समय तक, ठीक है ना? ये मेरा स्ट्रेटजी रहता था, क्योंकि मेरे दिमाग में इतना कुछ याद नहीं रहता था, तो मैं क्या करता था, इसको लास्ट में करता था और कम ही करता था। देखो ना, इसको 5 दिन सिर्फ दिया हूँ। इसको एंशिएंट एंड मिडिवल को मैं आपको बता रहा हूँ 4-4 दिन, लेकिन मैं सिर्फ 4 ही दिन देता था टोटल, 2-2 दिन, ठीक है ना? और मेरा मेन फोकस होता था PYQ करने में। 30 ईयर्स का PYQ करता था एंड आर्ट एंड कल्चर का भी 30 ईयर्स का PYQ करता था और 5 दिन में ख़त्म करता था, ठीक है ना? अब आपका लगभग कितना दिन हो गया? 8 डेज इधर हो गया, 5 डेज इधर हो गया, 8, 5, 13, 15 डेज मान लो इधर, मीन्स आपका 15 डेज इधर हो गया। और इधर आप देख लो साइंस एंड टेक को आपको कितना देना है? 3 डेज देना है। इससे ज़्यादा नहीं देने का ज़रूरत है। वो भी आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए? बायोटेक्नोलॉजी पे, स्पेस टेक्नोलॉजी पे। यहीं से क्वेश्चन मेनली वो बनाते हैं, ठीक है ना? अब 5 ईयर्स का PYQ कर लेना। 5 ईयर्स का इसमें इसलिए बोल रहा हूँ, आपका मन होगा तो 10 ईयर्स का भी कर सकते हो। 5 ईयर्स का इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो आप क्वेश्चन देखोगे ना जो फ्रेम करते हैं, तो बहुत अटपटांग क्वेश्चन रहते हैं साइंस एंड टेक। कितना भी पढ़ लो, कितना भी PYQ कर लो, वो आप नहीं कर पाओगे अगर आपका मतलब कि अगर आपको एक बिल्कुल पता नहीं है। तो उसमें डायरेक्ट हम लोग तुक्का ही मारते हैं जनरली। ऑल ऑफ दिस होगा, इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है तो जहाँ कैन लग गया वहाँ सब होगा, तो हम लोग वही करते हैं, ठीक है ना? और मार्च एंड तक आप देख रहे हो, मार्च एंड तक सब स्टैटिक्स ख़त्म हो जाना चाहिए। पूरा स्टैटिक्स कौन कौन मैंने अभी बता दिया ऊपर, आपका इंक्लूडिंग मॉडर्न, इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर, इंक्लूडिंग एंशिएंट एंड मिडिवल। समझ में? सब आपका मार्च एंड तक ख़त्म हो जाना चाहिए। और PT का एटलीस्ट बोल रहा हूँ हाफ ख़त्म होना ही चाहिए, हाफ।
समझ में आ रहा है? एटलीस्ट बोल रहा हूँ, हाफ खत्म। ऐसे तो पूरा ही खत्म हो जाएगा मेन, जैसे ये सब तो खत्म ही हो जाएगा, तो मेन यही है, ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाओ नाइन्थ पॉइंट में क्या है, इन अप्रैल। अब देखना, अच्छा ध्यान से सुनना क्या करना है अप्रैल में। मेरा सब पूरा सिलेबस मार्च तक खत्म हो गया, ठीक है ना, मार्च तक मेरा पूरा सिलेबस फिनिश हो गया, ठीक है ना। अब आ जाना है रिवीजन एंड करंट। अब सिर्फ रिवाइज करते रहना है और करंट करना है, और उसके बाद ये मत सोचना कि पूरा रिवाइज कर लूँगा ना तभी मैं टेस्ट दूंगा, ऐसा नहीं करना है। अब फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर दो। एटलीस्ट याद रखना 20 फुल लेंथ मुझे देना है, कब तक, 30 अप्रैल तक। मतलब पूरा अप्रैल में मुझे 30 दिन में 20 फुल लेंथ दे देना है। किसी भी 2 इंस्टीट्यूट का उठा लो, मैं बाजीराम का लगाता था और फॉरम आईएएस का लगाता था 10-10, ठीक है ना। ये कर लेना है, ठीक है ना। फ्रॉम 1 मई, अब देखो अप्रैल तो ख़त्म हो गया, अब आते हैं 1 मई से हम लोग पूरा ट्रैक पे हैं, सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं हम लोग, ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब 1 मई से सिर्फ हम लोग को क्या करना है, रिवाइज एंड दिमाग को शांत रखना है कि सब कुछ हम लोग का फिनिश हो चुका है, लगभग सब कुछ फिनिश हो चुका है, ठीक है। एंड ट्राई टू सोल्व 7 फुल लेंथ। उसके बाद PYQ का फुल लेंथ, मतलब जो यूपीएससी का जो PYQ है ना, उसका फुल लेंथ निकालो। 2025 का, 2024 का, ये ऐसे करके उल्टे साइड में, तो पहले 25 का सॉल्व करना है, फिर 24 का सॉल्व करना है, फिर 23, ऐसे करके 7 फुल लेंथ करना हर एक 2 दिन के बाद। ऐसे करोगे ना तो आपको, और वो भी रियल टाइम में 9:30 को बैठना है, 2 घंटे में देना है जितना भी, और OMR भी फिल करना है एकदम पूरा का पूरा यूपीएससी टाइप से। और उसमें आप कोशिश करना, जो यूपीएससी में ट्रिक्स लगते हैं ना, ट्रिक्स का मैं वीडियो बना दूंगा बाद में, वो जो क्या क्या ट्रिक्स लगते हैं वो सब भी अप्लाई करना है उसमें, ठीक है ना। और लास्ट जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कॉन्फिडेंस ऑन द एग्जामिनेशन डे। एग्जामिनेशन के दिन आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहना है कि जितना कर लिया ना, कोई भी नहीं किया है। अगर मेरा नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। भगवान का नाम लेना है अच्छे से, और पॉजिटिव अफर्मेशन रखना है कि होगा, क्यों नहीं होगा भाई, होगा, इतना पढ़ लिए तो क्यों नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये सब अगर आपने फॉलो किया, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग प्रीलिम्स। दिस इज माई एश्योरिटी एंड गारंटी टू यू, ठीक है ना। पक्का पक्का आपका हो जाएगा, इतना अगर आपने फॉलो कर लिया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दो, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।